एवरीवन गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आज हम लोग गाइस मैथ्स 1 का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और इसमें हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। तो गाइस आपको इन वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है और समझना है। तो ये आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट गाइस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जो आज का हमारा ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होने जा रहा है, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा और हमने 5 वीडियोज में पूरे 5 एक्सरसाइज को खत्म किया है। जो रिड्यूस होगा उसको आप लोग को नहीं देखना है और जो रिड्यूस नहीं है उसको आपको अच्छे से वॉच करना है और बढ़िया अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में मस्त धमाकेदार एंट्री मारनी है। इस साल का बोर्ड एग्जाम अच्छे से होगा, तो बोर्ड एग्जाम होके रहेगा गाइस, तो आप लोग को प्रिपेयर करते रहना है। आप लोग ना पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखो, मैथमेटिक्स इतना आसान तरीके से लोकल लैंग्वेज में बढ़िया एकदम धमाकेदार, जिसको बैक बेंचर भी समझ सकें, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार क्या होता है, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान चीज है और मैथमेटिक्स में ना ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करके कोई फायदा नहीं है। गणित मंझे सिंपल चीज। ठीक है, इस बात को समझ के रखना है। ओके, तो मैथ्स 1 का ये क्लास 10th का सिलेबस है गाइज। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको साइंस 1 साइंस 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और देन उस लिंक में क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे हमारे ग्रुप में। और ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप सब बढ़िया अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइज आप सब ना यहाँ पे जो हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से आईडी में फॉलो कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा प्रॉपर तरीके से जो प्यारा सा हमारा जो सेशन है यहाँ पे, तो आज का सेशन हमारा है, देखो बहुत से बच्चों का ऐसा मानना है कि जो ये टॉपिक होता है वर्ड प्रॉब्लम वाला, ये बहुत ही हार्ड होता है। मतलब ये टॉपिक जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक है, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, बट आज मैं ना, आज के बाद आप कह दोगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सबसे सिंपल टॉपिक होता है अब तक का। अब तक वर्ड प्रॉब्लम सबसे सिंपल माना जाता था। ठीक है, आपसे आप ना पक्का इसे ऐसा कह दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम के आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस और इसको अच्छे से समझते हैं। 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। देखो एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में आखिर होता क्या है, मतलब क्या है ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में। देखो अब तक हम साइमल्टेनियस, देखो पहले स्टेप को समझने का, आपने मेरे से अब तक 5 एक्सरसाइज पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज की बेसिक्स बताता हूँ और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 0 बनाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा था? अब तक हमने ये सीखा था कि हमारे पास कुछ इक्वेशन हुआ करता था, हमारे पास कुछ इक्वेशन हुआ करता था। इक्वेशन लाइक जैसे कि मान लो 2x + 4y = 2, देन 3x + 5y = 3 एंड देन हम इसको सॉल्व किया करते थे। मतलब ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, या तो हम इसको सेम बनाएंगे या तो इसको सेम बनाएंगे, फिर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करके, फिर कुछ तो कट जाता है, फिर हमको एक चीज मिला करती है, देन फिर हम उसको सॉल्व किया करते हैं। तो ऐसा हम लोग बेसिकली करते हैं और ऐसा हम अब तक करते आ रहे हैं और हम लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। बट अब हमको वर्ड प्रॉब्लम में एग्जैक्टली क्या करना है, देखो यहाँ पे अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है मैं आपको ये सिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया कि एक ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है और ए नाम के बंदे ने 5 पेंसिल खरीदी और बी नाम के बंदे ने 6 पेंसिल खरीदी। अब इन दोनों के पेंसिल का टोटल कॉस्ट 15 रुपया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन। फिर दूसरे दिन हम लोग गए, ये पहले दिन की बात है, डे 1, ये मान लो डे 1 ऐसा हुआ था, पहले दिन इन लोग ने खरीदी। फिर डे 2, दूसरे दिन वही ए नाम के बंदे ने 7 पेंसिल खरीदी और बी नाम के बंदे ने 8 पेंसिल खरीदी और उस दिन का टोटल कॉस्ट हुआ, अब मान लो सपोज 50 रुपया। इतने पेंसिलों का कॉस्ट 50 रुपया हुआ। तो बताओ कि एक पेंसिल का प्राइस क्या है, एक पेंसिल का प्राइस क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। समझा अच्छे से। और एक रबर का प्राइस क्या है, मान लो सपोज दैट एक रबर का प्राइस क्या, मान लो ये जो बी बंदा था ये रबर खरीदा था, ए ने पेंसिल खरीदा, बी ने रबर मान लो खरीदा था, तो ए और बी दोनों का टोटल कॉस्ट 15 रुपया था पहले दिन का और दूसरे दिन ए ने 7 पेंसिल और बी ने 8 रबर खरीदे,
तो 50 रुपये टोटल कॉस्ट हो गया। तो अब बताओ कि एक पेंसिल कितने रुपए की आई और एक रबर कितने रुपए का आया। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। पहले वाले दिन से हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, मैंने मान लिया कि पेंसिल मतलब x है, पेंसिल मतलब x, ये अब कंसीडर करने का, और रबर मतलब y, और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी x y की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे, पहले दिन का पहले देखते हैं, पहले दिन का डे वन में पहले दिन 5x यानी 5 पेंसिल खरीदा था और 6y मतलब 6 रबर खरीदा था, और दोनों का टोटल किया था तो 15 रुपए का चीज आ रहा था हमको। और दूसरे दिन डे टू, ठीक है, डे टू में क्या हुआ था, 7 पेंसिल खरीदी थी और 8 रबर खरीदा था, तो 50 रुपए का कॉस्ट आ रहा था। आपको कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बन गया ना इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करके, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी और वही एक्स और वाई की वैल्यू पेंसिल और रबर की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर हो गया? कितना आसान था। हो सके तो इस चीज को एक बार रिपीट करके फिर से देख लो, वापस से एक बार रिपीट कर लो एंड फिर इसको एक बार देख के समझ लो अच्छे से, ठीक है? क्लियर हो जाएगा एकदम, पूरा का पूरा डाउट एकदम आपके दिमाग से हट जाएगा। तो कुछ ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ चीज दिया रहेगा, कुछ अलग चीजें दी रहेंगी, कुछ मान लो वैल्यूज है वो दिया रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा, और उसी को यूज करके हमें ना एक्स और वाई को हमेशा कंसीडर करेंगे। कभी फादर की एज बोलेगा, कभी बेटे की एज बोलेगा और दोनों की एज में कंपैरिजन पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, कभी बोलेगा 2 वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू ये, छोटी वैल्यू ये, तो ये फलाना डिमाका तो ये सब करने बोलेगा, ये सब छोड़ देना। ऐसा आसान तरीके से सबको आपको समझा के लेके चलता हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। देखो ये कितना छोटा हो गया ना, आपको लग रहा हो किस्सा, देखो ऐसा था ये, है ना, जादू है मेरे टैब में और देखो ये कितना छोटा हो जाता है ये आईडी है, यहाँ पे फॉलो मार लो, ये आईडी है बोलो ये कितना प्रमोशन करोगे सर, अरे कट गया। चलो आगे बढ़ो अभी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, प्रैक्टिस सेट 1.5 में चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला क्वेश्चन, जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं उनको पक्का नॉलेज मिलेगा, जो बच्चों को सिर्फ ये वो करना है तो उनको कुछ नहीं समझेगा। यहाँ पे जरा ध्यान से सीखना, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट ही आपके दिमाग से एकदम हट जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से पढ़ने का, कैसे तुम लोग दूसरे को एकदम लव करते हो, ऐसा प्यार से पढ़ने का। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इसको देखो यहाँ पे पहला, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। इस लाइन से क्या समझ में आता है, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने का फुल स्टॉप तक या कॉमा तक, और उसका मीनिंग समझने का, तभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी 2 नंबर है और जिसको डिफर कर रहा है 3 से डिफर कर रहे हैं हम उसको। 2 नंबर मान लो x और y है और ये 3 से डिफर हो रहा है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिफर मतलब माइनस, समझ गया? डिफर मतलब माइनस, ठीक, क्या होता है माइनस। आगे का पढ़ते फिर समझेगा और क्या है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। क्वेश्चन समझो, 2 नंबर है, वो दोनों नंबर 3 से डिफर करते हैं, पहला पॉइंट, यानी x और y नंबर है 2, x माइनस वाई, ये कंडीशन बता रहा है। डिफर मतलब माइनस होते हैं, माइनस करने में 3 से डिफरेंस आता है। मतलब कि क्या है, क्या रहा है जानते हो? मान लो कि 2 नंबर है, मान लो एक 20 है और एक 17 है, तो 20 माइनस 17 करोगे तो 3 आता है। दोनों नंबर 3 से डिफर करते हैं। तो अब हमको पता नहीं है ना कि कितना नंबर है, तो हमने यहाँ पे x और y मान लिया, तो x और y हमारे 3 से डिफर करते हैं। क्लियर? पहले लाइन का मतलब समझ गया, बहुत बढ़िया। अगला लाइन पढ़ते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब मान लो कि एक 20 नंबर एक 17 नंबर है, तो एक तो कोई छोटा रहेगा ना और एक बड़ा होगा, तभी तो x और माइनस वाई 3 से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन, ऑफ किसका एडिशन? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना बड़े नंबर का और 2 गुना छोटे नंबर का सम करते हैं तो 19 आता है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। मान लो कि x और y में से x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन गया, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर,
ट्वाइस द स्मॉलर, मान लो y स्मॉलर है तो ट्वाइस मतलब 2 गुना y का सम करना है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे x ग्रेटर नंबर है, इज इक्वल टू 19। क्लियर हुआ कैसे आया ये? इस बात को एकदम समझना है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाइंड द नंबर्स कि वो x और y क्या हैं। मैंने 20 और 17 का एग्जांपल दिया था आपको, वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। चलिए देखो, तो लेट, यहाँ पे देखो वही सॉल्व किया है। लेट, अब आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही समझा दिया आपको क्या करना है। एक एक शब्द का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम मतलब एडिशन, ट्वाइस मतलब डबल, थ्राइस मतलब ट्रिपल, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2 गुना ऑफ y, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 गुना ऑफ x, और इन सभी का सम करना है मतलब एडिशन। कितना आएगा सम? 19 आएगा। समझा अच्छे से? पहला कंडीशन के हिसाब से 2 नंबर यानी x और y है जो डिफर करते हैं 3 से। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बनेंगे साइमल्टेनियस, और इन्हीं 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट दी ग्रेटर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। बड़ा नंबर x है मान लो ऐसा। अब हमको नंबर फाइंड करना है ना, एक कंडीशन दिया है ना, ये एक कंडीशन दिया है। गांव में ऐसे ही हमारे दादा लोग क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो ये कंडीशन दिया है, तो फाइंड द नंबर्स। मान लो बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि दोनों नंबर डिफर करते हैं 3 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों नंबर हमने x और y मान लिया, x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आता है। जैसे कि मान लो अगर 20 और 17 ले लिया, या मान लो 6 और 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो 3 आंसर आना चाहिए डिफरेंस में। चलो अगला, द सम ऑफ ट्वाइस अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ट्वाइस, सम मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ 2 गुना ऑफ स्मॉलर नंबर एंड 3 गुना ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19, यानी कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो बड़ा नंबर x है तो थ्राइस दी यहाँ पे क्या लिखा है? थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x प्लस यानी सम, और ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर इज 19। समझ में आया अच्छे से? तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इस बात को आपको ध्यान देना है अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो हमको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमको दोनों मिल गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। आपको एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 आता होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाया कि कैसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे सामने दिया है, अब इसमें फिर देखो ये y है और ये y है, तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे ओनली y है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे 2y बनाएंगे। तो हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 यहाँ पे और 3 इंटू 2 करोगे तो 6 बन जाएगा, यानी कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमको आएगा आंसर। देखो ये इसको बदल के हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया जानबूझ के, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा दिख रहा हूँ ना मैं? बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो ये 2y हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अच्छे से, ये प्लस 2y है, ये माइनस 2y। मैंने सिखाया था प्रैक्टिस सेट 1.1 में कि दोनों की वैल्यू अगर अपोजिट है तो हम सीधे ऐड कर देंगे। देखो ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2y कैंसिल हो जाएगा। देखो 2y कैंसिल, और 3 प्लस 2 हमको क्या मिलेगा, 5x, और 19 प्लस 6, देखो यहाँ से ये 19 प्लस 6, इस इक्वेशन को हमने इसके जैसा बनाया है, तो ये 19 प्लस 6 25 आएगा। तो 5x इज इक्वल टू 25। अब x यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो इस 5 को हम इधर लेके जा सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 25/5, x इज इक्वल टू 5 हमको मिल जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इनमें से किसी में भी x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो हमने मान लो पहले इक्वेशन में इसमें पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 5। तो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हमारा इक्वेशन था, इसमें हमने x की वैल्यू 5 डाल दी। देखो यहाँ पे 5 डाल दी, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब 5 माइनस यहाँ पे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, 3 इधर लेके आएंगे, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई बनेगा, और ये 2 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इस तरीके से हमको आंसर आएगा। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2, यानी कि 5 और 2 हमारे वो नंबर थे जो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था। तो हमारे क्या नंबर थे, 5 और 2, यानी कि देखो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। सही बात है भैया, डिफर कर रहा है। दूसरी बात, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी 2 गुना ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस 3 गुना ऑफ बड़ा नंबर इक्वल टू 19 होता है। तो करके देखो, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 2 × 2 4 इज इक्वल टू 19 ही तो होता है। तो करेक्ट है ये सेकंड कंडीशन भी।
समझा अच्छे से? तो देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो x और y की वैल्यू 5 एंड 2 होगी। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इस बात को हमेशा एकदम दिमाग में रखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना था कुछ इसमें हार्ड? ये वर्ड प्रॉब्लम कितना चिंदी होता है, इसलिए कुछ था क्या हार्ड? नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो अच्छे से। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल का ये साइज है और एक ये साइज है। इन दोनों की वैल्यू x+4 और ये 2y दिया है, और ये लेंथ है। तो लेंथ हमको 2x + y + 8 और ये लेंथ हमको 4x - y दिया हुआ है। तो ये लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है रेक्टेंगल का। अब हम सबको पता है कि ये हमको गिवन डेटा है। हमको इस गिवन डेटा से क्या फाइंड करना है? हमको इस गिवन डेटा का देखो, कभी भी मैथमेटिक्स में जो डेटा दिया होता है ना, गिवन दिया होता है, उस गिवन का इस्तेमाल कैसे करना ये हमें आना चाहिए। तो जो भी हमको यहाँ पे दिया है, इससे हमें पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जो भी यहाँ पे x और y है, इन x और y की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। फिर x और y की वैल्यू फाइंड जब हम कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे मान लो अगर मान लो x 2 आ गया, तो यहाँ पे से हमको वैल्यू मिलेगी 2 + 4 = 6। मतलब ये हमको 6 मिलेगा। समझा अच्छे से? ऐसे मान लो इधर आएगा x और y, तो हम पुट करके ये भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी ना एक। समझ रहे हो ना? तो हमको फिर पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया दोनों हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। निकालेंगे आगे चल के, रुक जाओ थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। किसको समझेंगे? सबसे पहले हम इसको सबसे पहले समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जरा यहाँ पे ध्यान दो अच्छे, सभी बच्चे फोकस करो। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को हम ध्यान समझेंगे। गाइस वी ऑल नो दैट कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये साइड और ये साइड दोनों ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, यानी 2y = x+4 बनेगा। समझा अच्छे से? सेकंड कंडीशन, हमेशा लेंथ और लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि 2x + y + 8 = 4x - y। तो ये एक बन गया, और एक क्या बना था? 2y = x+4, एक ये बना था। इन दोनों का यूज करके हम प्रॉपर तरीके से दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके x और y की वैल्यू को हम निकालेंगे। और x y निकलने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड देन पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। रिपीट कर लो वीडियो को, मैंने क्या बोला अच्छे से समझ लो, और देन फिर आगे प्रोसीड करो। ऑनलाइन में यही तो फायदा है कि कितने बार भी सुन सकते हो। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। वी ऑल नो दैट माय डियर फ्रेंड्स कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इस बात को हमेशा ध्यान देना। यानी कि ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। रेक्टेंगल का यही रूल है कि लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ इक्वल होता है रेक्टेंगल में। तो ये इक्वल है। देखो, तो ये और ये देखो इक्वल कर दिया। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। देखो क्या दिया है? 2x + y + 8 = 4x - y। अब मैं क्या करूंगा? x वाले को x की तरफ करता हूं, ये 2x को 4x के साथ, और ये y को ये y के साथ। तो मैं क्या करूंगा? ये y को और इस -y को यहां से इस तरफ लेके आऊंगा, तो ये y बन जाएगा। +8 = 4x, इस 2x को उधर भगा दिया तो बन जाएगा ये हमारा 2x। ये आंसर आएगा माइनस होके 2x, और ये बनेगा 2y + 8। अब हम क्या करते हैं कि x y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो इस 2y को उधर लेके जाऊंगा, तो 8 = 2x और -2y। अगर इसको अच्छे से लिखूं तो कैसा बनेगा? ये 2x प्लस, अच्छा 2x माइनस आएगा, 2x - 2y = 8। इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो x - y = 8, x - y = 8/2, और ये बनेगा 4। यानी x - y हमको ये इक्वेशन मिल गया। दिस विल बी द इक्वेशन। देखो वही यहाँ पर भी सॉल्व करके निकाला होगा इसने। देखो यहाँ पे, ये देखो वही चीज़ यहाँ पर भी निकाली जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखा दी। तो मतलब इनमें से ना हमको एक इक्वेशन बनाना है, एक्स वाई को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। ऐसा कुछ करते रहना है और हमको ये पहले सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। फिर अभी हम क्या करें, ये इन सबको मार्क्स होता है। अब ये और ये इक्वल है, तो इन दोनों को साइड में ले लेते हैं। देखो ये दोनों को इक्वल ले लिया। अब इन दोनों को इक्वल होगी तो इसको भी सेम तरीके से x + 4 = 2y लिखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, x और y को इधर लेके आओ, तो -2y इधर आ जाएगा, -2y।
इक्वल टू और इस 4 को उधर लेके जाओ तो ये -4 बन जाएगा। समझ में आया अच्छे से? देखो वही चीज यहाँ पे हमको मिल गई। देखो x - 2y = -4, देखो वही मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, एक ये इक्वेशन नंबर देखो 1 और ये एक हमारा दूसरा इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें से ये y और ये 2y है, तो इसको तो अभी हम नहीं करेंगे, बट सेम कौन दिख रहा है? x और x दिख रहा है। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सीखा था कि जब दोनों वैल्यू सामने सामने पॉजिटिव हो तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, प्रैक्टिस सेट 1 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब माइनस कर दिया तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे समझना अच्छे से। यहाँ देखो, समझने की कोशिश जो बंदा करेगा वो बंदा बहुत आगे जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, x - y = 4 है और x - 2y = -4 है। जब मैं क्या किया, मैंने जब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो अच्छे से, मैंने जब यहाँ पे माइनस किया तो ये माइनस मेरा माइनस प्लस करेगा और ये माइनस मेरा माइनस प्लस करेगा। तो अब क्या होगा, x और x माइनस है तो यहाँ पे 0 और ये माइनस y और ये +2y अब माना जाएगा, तो ये +2y है। क्या आंसर आएगा इसका? -y, मतलब 2y और -1y, मतलब ओनली y आएगा। तो यहाँ पे +y और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 + 4 = 8 बनेगा। कैसे? ये 4 और ये +4। ये समझा ना कि माइनस करते हैं जब हम, तो यहाँ का जो ये सिंबल होता है, ध्यान से देखो अच्छे से, जब हम माइनस करते हैं तो ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल इस माइनस को और इस माइनस को बदल देता है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता, x - 2y = -4 है, तो माइनस जब हमने किया तो ये x माइनस बन गया और ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा और ये माइनस भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सिर्फ यहाँ पे x + 2y = 4 होता, तो माइनस करता तो ये प्लस हमारा माइनस बनता और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, मतलब ये भी हमारा माइनस बन जाता। अपोजिट साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और उसी को हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, इस माइनस को हमने नहीं माना, इस माइनस को हमने नहीं माना, ये माइनस किया तो ये माइनस प्लस बन गया, ये माइनस भी प्लस बन गया, तो हमने यही वैल्यू इसकी मानेंगे, हम यही वैल्यू इसकी मानेंगे और ये इसके साथ हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। समझा? देखो हमको y = 8 मिल जाएगा। क्लियर? अब हमको y मिल गया तो y की वैल्यू हम इसमें या फिर इसमें किसी में भी पुट करके हम उसके x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x हमको 12 मिला, यानी कि हमको x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब देखो, जो भी हमको x और y की वैल्यू मिली हम इनमें पुट कर सकते हैं और इनमें पुट करके हम लेंथ निकाल लेंगे अपने रेक्टेंगल का, लेंथ, और हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रेथ निकाल लेंगे। देखो वही किया है, देखो y और x मिलने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो अब एक बात बताता हूँ, जरा लॉजिक लगाना, थोड़ा खुद का लॉजिक लगाना है एक बार थोड़ा सा। हाँ देखो, लेंथ निकालना है तो चाहे मैं ये वाला निकालूं चाहे ये वाला निकालूं, दोनों तो इक्वल है ना। तो इस इक्वेशन में ना पुट करके इसमें पुट करता हूं, क्योंकि ये छोटा सा है। इसमें भी पुट करोगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा, चाहे इसमें पुट करो इसमें पुट करो, लेंथ उतना ही मिलने वाला है। तो छोटे वाले में पुट करो ना x और y की वैल्यू, समझा? और यहाँ पे किसमें पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, इसमें मत करना, ये बड़ा वैल्यू बनेगा, इसमें करो। ठीक है, तो देखो वही करेंगे हम लोग अभी। तो लेंथ निकालने के लिए हम ये छोटी वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, y और x है। तो यहाँ पे हमने 4 × 12 - 8, तो 12 4 जा 48 - 8, तो ये हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से हमारा बनेगा। और लेंथ हमको कितना मिला, 40 मिल गया। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए वही साइड वाला 2y यूज कर लिया, क्वेश्चन बुक में देखते रहो अपने भी, 2y ब्रेथ निकाल रहे हैं। तो 2 × y की वैल्यू कितनी है, 12, तो 2 × यहाँ पे, अब देखो y है ना, y की वैल्यू सॉरी 8 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 × 8 16 आ जाएगा ना। तो हमको लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करके बताओ। चलो पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर होता है। और लेंथ हमको कितना मिला, 40, ब्रेथ मिला है 16, तो लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पे 56 × 2 112 यूनिट, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112। ये लास्ट में कोई हमको पता नहीं है यूनिट्स क्या होगा, तो सिर्फ यूनिट लिख देना। एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ मिला है 40, ब्रेथ मिला है 16, तो 40 × 16 करोगे तो 640 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 112 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से हमको ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3,
जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यहाँ पे अच्छे से सब लोग फटाफट ध्यान देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब फादर एंड जो सन है उसकी एज की बातें करनी है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ फादर्स एज एंड फादर्स, मतलब देखो फादर की एज जो है उसका सम करना है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि जो उसके बेटे की, देखो एक फादर है एक बेटा है, तो क्या करना है, कंडीशन बोला है कि अगर हम ऐड करते हैं फादर की एज और सन की एज को डबल कर दें और उसको ऐड करें, मतलब सन की एज का 2 गुना और फादर की एज नॉर्मल, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आता है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कि अगर मान लो कि फादर की एज मान लो 40 है, ठीक है, और सन की एज 15 है, तो 15 गुणे 2 करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करो तो 70 आना चाहिए। तो देखो 70 आता भी है। 40 इंटू 15 2 जा 30 होता है, और इज इक्वल टू यहाँ पे 70। तो देखो ये हमको मिल जाएगा पूरा प्रॉपर 40 प्लस 30 70 होता है। समझा अच्छे से, ऐसे मैंने इक्वेशन ऐसी कंडीशन बना रहा हूँ ऐसे ही दिखाने के लिए। तो फादर की एज और सन की डबल करो, एज का ट्वाइस करो तो 70 आता है। आगे बढ़ते हैं। इफ डबल द एज ऑफ द फादर, अगर इस बार हम फादर की एज को डबल करें, एंड ऐड मतलब जोड़ो टू द एज ऑफ हिज सन, देन सम विल बी 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत बढ़िया। देखो अब यहां सुनो, तो मान लो कि कंसीडर द फादर्स एज एंड सन एज बी एक्स ईयर एंड वाई ईयर। मान लो एक्स ईयर सन की एज है और वाई ईयर मान लो बेटे की एज है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, मान लो पहले कंडीशन के हिसाब से सम मतलब एडिशन ऑफ फादर एज, फादर की एज कितनी है एक्स है, तो फादर की एज एक्स सम करना है, प्लस सम मतलब प्लस प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन विल बी 70। देखो वही चीज यहां लिख के आया है। समझा अच्छे से, क्योंकि हमने y माना है सन की एज को। कितना आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को समझते ही x और y लेने आना चाहिए। जिसको सिर्फ x और y लेने आ गया ना कि किसको x मानना है किसको y, तो बस समझ लो सब आ जाएगा फिर। अब ये पहली कंडीशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इफ अगला कंडीशन इस डबल, अगली कंडीशन ना, इफ डबल द एज ऑफ फादर। अब अगर डबल कर दिया एज ऑफ द फादर यानी 2 + x, x है फादर की एज, ठीक है, डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड टू इट टू द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन y है, तो आंसर आता है 95। देखो ये रहा इक्वेशन हमारा। तो हमको एक ये इक्वेशन मिला, एक ये इक्वेशन मिला। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली फटाफट सॉल्व करो। अब देखो क्या है, यहाँ 2y तो यहाँ y, यहाँ x तो यहाँ 2y, नो कटने का चांस। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक को तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 2 का 4y बन जाएगा, 70 का ये 140 बन जाएगा। देखो ऐसा आएगा। हमने इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 ऐसा बनेगा। तो ये 2x प्लस 4y अंदर 2 जाएगा ना, तो ये 140 बनेगा। देखो ये ऐसा हमको यहाँ पे बन के आएगा। क्लियर हो गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। फाइन। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x काट सकते हैं अगर दोनों को माइनस कर दिया तो। देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस कैसे किया, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो समझ जाता है कि माइनस करेंगे तो x कैंसिल तो y मिलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब माइनस करेंगे तो माइनस, अब ये प्लस की जो वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू ये भी माइनस बन जाएगी, यहाँ प्लस था तो वो भी माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू माइनस करेंगे, 2x कैंसिल, तो यहाँ पे 4y माइनस y, 4y माइनस y आ जाएगा, तो 4y माइनस y 3y होता है। और ये 140 माइनस 95, तो 140 माइनस 95 45 आएगा, तो 3y इज इक्वल टू 45। अब देखो 3y इज इक्वल टू 45 है, तो y इज इक्वल टू 45/3, और 3 15 होता है, तो y इज इक्वल टू 15 आएगा ना। समझा अच्छे से। तो 45 इज इक्वल टू मतलब 45/3 इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू 15 मिल गया, यानी कि y 15 मिला, यानी कि सन की एज कितनी है 15 साल। यार जो मैंने बोला था वही आएगा क्या? वही आएगा, पक्का वही आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग, मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने अंधाधुंधी सोचा था, मैंने सच में कंसीडर, मैंने देखा था ना, कुछ देखा नहीं था, कसम से यार वही आंसर आ रहा है। ओ मैं भगवान हूं। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू इनमें से किसी एक में पुट कर दो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, देखो मैंने अपने को इक्वेशन ये दिया था, तो y की वैल्यू यहां पुट करो,
तो वाई एक्स 2 इंटू 15 17, एक्स 2 इंटू 15 30 होता है, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 को उधर भगा दिया तो 70 माइनस 30 आ जाएगा, 70 माइनस 30 40 होता है x, तो x की वैल्यू देखो 40 आ गया। तो क्या बोला था उसने पहली कंडीशन कि फादर की एज को ऐड करेंगे हम लोग अब बेटे की एज का डबल करके, बेटे की एज को डबल करके ऐड करेंगे तो 70 आता है। तो 40 प्लस 2 इंटू 15 कितना होता है 30 इज इक्वल टू 70, और देखो ये 70 आ जाएगा, 70 इज इक्वल टू 70, कंडीशन सेटिस्फाइड। समझा? तो x और ये y ये कैसे किया मैंने पता है ना, पहला वाला कंडीशन लगाया है, बोला है ना उसने कि सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज 40 आई। आगे पढ़ो, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 2 इंटू मान लो 15 है y की एज, तो सॉल्व करो 70 आएगा, देखो 70 सच में आ रहा है, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, यानी कि फादर की एज और सन की एज दोनों की मिल गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, और इस क्वेश्चन को आपको चिंदी तरीके से सॉल्व कराता हूं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, कभी भी ना जब बोलता है ना कि कोई चीज किसी से रिड्यूस हो गई, रिड्यूस मतलब माइनस हो गया, मान लो मैंने कहा कि x इज रिड्यूस्ड बाय 4, तो मतलब x माइनस 4 होगा। समझा अच्छे से? अगर मैंने बोला x इज मोर देन 4 तो x प्लस 4 होगा। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान देना। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से फिर समझेगा। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर, ट्वाइस और जो भी न्यूमिनेटर होगा उससे ज्यादा है, मोर देन 4 है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना न्यूमिनेटर का हो जाता है। इफ बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? चलो आप क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं। मान लो सपोज दैट कि हमारा जो वैल्यू है वो x अपॉन y है, जिसमें से ये है न्यूमिनेटर, पहले क्वेश्चन को समझो, और ये है हमारा डिनोमिनेटर। ऐसे ही बोला ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो लेना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, फाइन ले लिया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4, ध्यान से देखना अच्छे से। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन कहलाता है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन है? यहाँ पे y को हमने डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन माना है, और x को हमने मतलब y को हमने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर माना है, और x को हमने इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर माना है। y को हमने इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और x को हमने इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर माना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मान लो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जो है ये 4 है, 4 मोर देन मतलब ज्यादा, 4 मोर देन, किससे मोर देन? 4 किससे ज्यादा है? ट्वाइस द न्यूमिनेटर, यानी कि ट्वाइस द न्यूमिनेटर मतलब क्या कि 2 इंटू एक्स से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? डिनोमिनेटर। समझा अच्छे से? तो ऐसा बनेगा, समझ में आएगा। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, ट्वाइस द न्यूमिनेटर मतलब 2 गुना, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, इसको कह पाना बहुत मुश्किल होता है। 2 गुना न्यूमिनेटर का, जो 2 गुना न्यूमिनेटर है उसमें 4 और ऐड करो, तब जाके उसका डिनोमिनेटर बनता है। ऐसा एक क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन का ऐसा सिस्टम है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। वही बोल के रखा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि y ये जो है ये 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर x है तो ट्वाइस द न्यूमिनेटर, ऐसा बनेगा। समझा अच्छे से? इस क्वेश्चन को समझ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है, पहले हमने फ्रैक्शन बना लिया, नीचे वाला हमारा कौन है? जो y है वो हमारा डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला जो x है हमारा न्यूमिनेटर है, और इन दोनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। अब जो हमको यहाँ पे मिला है y इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको हम लोग क्या करेंगे? 2x को और y को एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस y आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये 4 को वैसे ही रखो और 2x को इधर लेके आओ, तो 2x माइनस वाई बन जाएगा। 2x माइनस वाई करोगे, ये हमारे को ऐसा आंसर आएगा। आप बोलोगे कैसे आया भैया, हमको नहीं समझ रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको कैसे नहीं समझ रहा, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। ये क्या लिखा है यहाँ पे? 2x लिखा है और ये y लिखा है, तो हमने क्या किया? 2x को वैसे ही रखा और y को इस साइड लेके आया, तो हमने y को इधर लाएंगे तो प्लस y का माइनस y, और इस 4 को हम उस साइड लेके चले गए तो ये -4 बन जाएगा। समझा अच्छे से? तो 2x के
बाद हमने y को लाया, तो 2x के बाद y इधर लेके आ गया। तो जब हम 2x के बाद y को, जब हम 2x के बाद y को इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा 2x माइनस वाई बन जाएगा और हमारे को वहां पे -4 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए अब अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला लाइन से हमको मिल गया कुछ ये सा, पहले लाइन से हमको अब तक मिला है जो भी मिला है। अब हम चलते हैं दूसरे लाइन की तरफ। दूसरा लाइन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर यानी कि वही जो y है, डिनोमिनेटर y बिकम्स 12 टाइम्स, 12 गुना बन जाता है, बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अरे बाप रे, मतलब जो y है हमारा, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, जो y है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 12 गुना है न्यूमरेटर का, 12 गुना न्यूमरेटर का है। 12 टाइम्स द x इज इक्वल टू y, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वह 12 गुना है किसका, x का। x इज द न्यूमरेटर ना, तो न्यूमरेटर का 12 गुना कौन है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, इफ, आगे पढ़ते हैं, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। अगर मान लो, यहां पे बोलता है कि अगर मान लो हमारा जो बोथ न्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर है वो 6 से कम कर दो, 6 से रिड्यूस अगर हम उसे करते हैं, तो बताओ कि हमारा जो x अपॉन वाई है फ्रैक्शन वो कितना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो आपको दिखाता हूं, देखो अच्छे से। उसने क्या बोला, क्वेश्चन को यहां से अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को, ये नीचे की लाइन बहुत जरूरी है। उसने बोला है माय डियर फ्रेंड्स कि जो y है वो 12 गुना है न्यूमरेटर का, यानी डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स देन न्यूमरेटर। लेकिन उसने एक बात और कही है आगे कि अगर मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 6 से रिड्यूस करें तो ही ये 12 गुना होता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर। मतलब कि क्वेश्चन कैसे लिखा है समझो, कंफ्यूज करने के लिए, कि डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है, बट कब, इफ, तभी होगा इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, तभी होगा जब दोनों हमारा 6 से रिड्यूस होंगे। समझा अच्छे से। मान लो जो भी y है और हमारे पास जो भी x है, मान लो जो भी हमारे पास y और x है, तो ये 12 टाइम्स तभी होगा जब हम इसको 6 से दोनों को रिड्यूस करेंगे, यानी कि कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। फिर से नहीं समझा, देखो बताता हूं क्या बोला इसने, यहां पे समझने की कोशिश करो बस। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो, उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि हमारे पास देखो x अपॉन वाई है, ध्यान से समझना, x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है। ध्यान समझा, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझा अब तक। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो y है वो क्या है, 12 टाइम्स है x का। लेकिन उसने बोला है कि ऐसा तभी होगा जब y और x यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से रिड्यूस करोगे, यानी दोनों को 6 से जब तक रिड्यूस नहीं करोगे तब तक वो ऐसी कंडीशन में नहीं आएगा। यानी कि y यानी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तभी 12 टाइम्स होगा न्यूमरेटर का जब तुम उन दोनों वैल्यू को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से क्या करोगे, 6 से रिड्यूस करोगे। समझा, तो ये कंडीशन हमको मिलेगी। अब इस कंडीशन में y इज इक्वल टू y माइनस 6, 12x माइनस 12 छंग 72 हो जाएगा। फिर फटाफट इसको भी सॉल्व कर लो। अब क्या करोगे, ये y को उधर लेके जाओ तो ये 12x और माइनस y, और इस माइनस 72 को इधर लेके आओ तो ये -6 प्लस 72। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 66 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। ये हमको इक्वेशन मिल गया। समझा अच्छे से, देखो यही आएगा, चाहे जो देख लो तुम लोग, देखो यही आएगा, देखो यही आ गया। समझा, ये इक्वेशन मिल गया था हमको। समझा ना कैसे आया ये, y माइनस 6 12x माइनस 72, फिर ये 12x और y को एक साथ कर दिया और 72 माइनस 6, यहाँ पे 12x माइनस वाई इक्वल टू 66 आ गया। अब हमको एक इक्वेशन ये मिला था और एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, इक्वेशन बनाने आ गया ना वर्ड प्रॉब्लम से, फिर तो तुम आगे का साइमल्टेनियस इक्वेशन चिंदी होता है, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इन दोनों में ये जो y है और ये y है, देखो सेम साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, काम 25 हो जाएगा। देखो जैसे ही दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, समझने की कोशिश करो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है, और यहाँ पे क्या है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 है। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये यहाँ का प्लस का माइनस साइन माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस भी प्लस में, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x और 12x है, तो ये क्या है माइनस रहेगा ना, ये पूरा का पूरा माइनस बन गया। तो 12x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 10x, और यहाँ पे क्या ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन मानेंगे। देखो भाई क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि ये जो वैल्यू है ना ये माइनस है, अगर हमने यहाँ पे माइनस किया
तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस माना जाएगा, ये माइनस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग कौन सी वैल्यू मानेंगे, ये वैल्यू मानेंगे प्लस वाली, और ये माइनस, तो माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा कट के, इक्वल टू ये -66 माना जाएगा, तो क्या आएगा -66, और यहाँ पे क्या है -4 है, तो -4 यानी कि -70, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -70 आ जाएगा। और ये इस तरीके से हम सारी वैल्यू को निकालेंगे। देखो वही चीज़ यहाँ पे आया 70 और 10x, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, परफेक्टली माय डियर फ्रेंड्स। तो 10x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70/10, 70/10 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। अब x की वैल्यू हमको 7 मिली है, देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, x की वैल्यू हमको 7 मिल गई, तो 2 × 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, और यहाँ पे 14 आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस वाई इक्वल टू -4 -14, ये 14 उधर गया ना, इसलिए -14 बन गया, अरे सब गायब हो गया। चलो अब यहाँ पे आके देख लो, यहीं पे देख लो। ठीक है, तो वही 14 माइनस वाई इक्वल टू -4, 14, और ये प्लस, ये -4 को इधर लेके आओगे, तो 14 + 4, और ये y बनेगा, और y इक्वल टू 18 आ गया। समझा अच्छे से, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18, तो देखो फ्रैक्शन में क्या आएगा, x क्या है 7 है, हमने x/y माना था ना, तो x की जगह में 7 और y की जगह में 18, तो 7/18, दिस इज द फ्रैक्शन। समझा अच्छे से, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 7/18। समझा अच्छे से, तो ये है हमारी सारी कंडीशंस। इस तरीके से हमारा जो x था, वो हमारा यहाँ पे 7 है, और जो y था वो हमारा 18 है। समझ में आया क्या, समझ में आया, समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, इस बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये बात को एकदम अच्छे से समझ के रखो। जिसने वर्ड प्रॉब्लम को सीख के, देख करके उससे इक्वेशन बनाना सीख लिया, वो बंदा दुनिया में टॉप करेगा, और जिसको इक्वेशन बनाने नहीं आएगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इक्वेशन बनाने सीखो तो फायदे में रहोगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला भी। अब क्वेश्चन को ध्यान से भाई पढ़ोगे, जैसे कि मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया था, बहुत चिंदी क्वेश्चन है ये, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, कुछ औकात नहीं इस क्वेश्चन की। क्या बोला है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आर देयर, जैसे कि पहला है ए और दूसरा है बी, मतलब 2 टाइप के बॉक्स हैं, एक ए टाइप का और एक बी टाइप का हमारा बॉक्स है। आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। एक ए टाइप का बॉक्स, एक बी टाइप का बॉक्स, दोनों को ट्रक में डाल दिया। दोनों जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 टन मतलब वजन 10 टन लोड करने की है। मान लो कि जो ए टाइप का बॉक्स है उसमें से 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 2 टाइप के बॉक्स है, एक ए टाइप का एक बी टाइप का, और ट्रक की कैपेसिटी 10 टन की है। सपोज दैट कि अगर 150 बॉक्सेस टाइप ए के और 100 बॉक्सेस टाइप बी के हमने लोड कर दिए ट्रक में। ध्यान समझना, एक बॉक्स ए एक बॉक्स बी टाइप के, 2 टाइप के हमारे पास ए और बी टाइप के बॉक्स हैं। मान लो ए टाइप के बॉक्स में संतरा है, बी टाइप के बॉक्स में कुछ और है, तो ए टाइप और बी टाइप के बॉक्सेस हमारे पास हैं, और जिस ट्रक में हमें इसे लोड करना है वो ट्रक 10 टन की वैल्यू को अपने पास स्टोर कर सकता है, 10 टन। तो मानो कि अगर मान लो 150 टाइप के ए टाइप के हमने बॉक्स रखे, 150 बॉक्सेस ए टाइप के, और 100 बॉक्सेस बी टाइप के हमने साइड में रख लिए, हमने लोड कर दिए, तो ट्रक का वजन 10 टन हो जाता है। बट व्हेन अगर बट मतलब, तो मान लो 10 टन हो गया ट्रक का, अगर हमने 150 ए और 100 बॉक्सेस बी टाइप के डाले तो ट्रक का वजन 10 टन हो गया। बट अगर 260 बॉक्सेस टाइप ए के रखता हूं और आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल accommodate 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। देखो अगर मान लो 150 टाइप के ए टाइप ए के बॉक्सेस 150 और 100 जो हैं 100 हमने डाले बी टाइप के, तो 10 टन ऑलरेडी हो जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 टन। एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं बाद में हम निकालेंगे, अभी ये 10 टन है, टन। ठीक है, ये छोटी वैल्यू लग रही, बहुत बड़ी वैल्यू है ये टन। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 10 टन में 10,000 किलोग्राम होगा, याद रखना, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये पहला कंडीशन। बट अगर मान लो हमने 260 बॉक्सेस, अब देखो ट्रक में हमने 150 बॉक्स ही और 100 बॉक्स डाला है, मतलब टोटल 250 बॉक्स डाला, तो जो ट्रक का वजन 10 टन है वो फुल हो जाता है। बट अगर मान लो हमने टाइप ए के बॉक्सेस को 260 बॉक्सेस डाले, और हमने जैसे ही 260 बॉक्सेस डाले, तो 260 बॉक्सेस डालने के बाद भी 40 बॉक्स और भर सकते हैं टाइप बी के, सो दैट इट इज फुली लोडेड। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस।
मतलब क्वेश्चन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो क्वेश्चन में क्या बोला पहले ये समझ के लो। देखो भैया क्या है, एक ए टाइप, अरे भाई तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। एक ए टाइप का बॉक्स है, एक बी टाइप का बॉक्स है। हमने पहली कंडीशन के हिसाब से हमने 150 ए टाइप के बॉक्स और 100 हमने बी टाइप के बॉक्स डाले, तो हमारा जो ट्रक है वो ट्रक फुली यानी 10 टन का टोटल ट्रक का वजन है। हमारा ट्रक 10 टन का वजन सह सकता है, तो हमारे टन का वजन फुल हो जाता है। मतलब टोटल हमने कितने बॉक्सेस डाले थे? 250 बॉक्सेस डाले थे। सेकेंड कंडीशन में अगर हमने 260 बॉक्सेस अकेले ए के ले लिए, तभी भी 40 बॉक्स हम बी का डाल सकते हैं, तब जाके हमारा ट्रक फुल होता है। यानी ट्रक जाके हमारा जो फुल है तब जाके उसका 10 टन कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे तो हम 300 बॉक्स डाल पा रहे हैं, तो बताओ कि हर बॉक्स की वजन कितनी है? तो हो सकता है यार कि बी वाला बहुत ज़्यादा वजनदार होगा, तभी ना सिर्फ 100 डालने से और यहाँ पे 150 डालने से फुल हो गया। तो ए वाले की वजन बहुत कम है, बी वाले की वजन बहुत ज़्यादा है, ये इससे साफ साफ नज़र आता है। अब वजन भी तो टाइप ए का बड़ा वजन हो सकता है, टाइप बी का छोटा वजन हो सकता है। तो हमें बस यही फाइंड करना है कि ए बॉक्स और बी बॉक्स का वजन कितना है, हमें यही फाइंड करना है। इतना तो फिक्स है कि ए का वजन कम आएगा, बी का वजन ज़्यादा आएगा। द रीजन इज दैट कि यहाँ सिर्फ 150 बॉक्स ए का डाला और सिर्फ 100 बॉक्स बी का डाला, तो 250 यहाँ पे हमारे बॉक्स डालने पर ही पूरा ट्रक 10 टन का भर गया। और यहाँ पे 260 बॉक्सेस ए के डाल रहा हूँ और सिर्फ 40 बॉक्स डाल रहा हूँ, तब जाके यहाँ पे भर रहा है। यानी कि कुछ भी कर लो भाई, हमारे बी का वजन बहुत ज़्यादा है। समझा अच्छे से? चलो अब इस चीज़ को समझाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले तो टन की बात करते हैं। ट्रक का टन कितना वजन है? ट्रक का 10 टन है, ट्रक 10 टन सह सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एक टन में कितने किलोग्राम होता है। तो अब टन में तो हम लोग बॉक्सेस की वैल्यू डालेंगे नहीं, किलोग्राम में मेजर करेंगे ना। तो एक टन की वैल्यू 1000 किलोग्राम, तो 10 टन की वैल्यू 10,000 किलोग्राम होगी। 10 इंटू 1000 करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा, 10,000 किलोग्राम। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। अब ये हमारा तो नॉर्मल चीज़ थी, वो टन को कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर 150, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चिंदी क्वेश्चन है। मान लो हमने टाइप ए को एक्स मान लिया, वही घिसा पिटा, टाइप ए को एक्स मान लो, टाइप बी को वाई मान लो। तो मान लो 150 बॉक्स ए के यानी कि एक्स के, यानी कि 150 एक्स प्लस और 100 बॉक्सेस किसके? बी के, यानी कि 100 बी इज इक्वल टू कितना? अगर हम दोनों 100 बॉक्सेस बी के और 150 बॉक्सेस एक्स के, दैट इज टाइप ए, एक्स मतलब टाइप ए, बी मतलब और वाई मतलब टाइप बी। तो अगर मान लो हमने टाइप ए यानी कि एक्स ना, तो एक्स के 150 बॉक्स और टाइप बी मतलब वाई, मतलब कि वाई मतलब टाइप बी बॉक्स, मतलब उसके 100 अगर हम ऐड करते तो हमको कितना टन फुल वजन होता है? 10 टन वजन फुल होता है। यानी कि 150 एक्स प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 10,000। एक्स हमने माना है टाइप ए के बॉक्सेस, बार बार चिल्ला कह रहा हूँ, वाई मतलब टाइप बी के बॉक्सेस। ठीक है, टाइप बी के बॉक्सेस, टाइप बी के बॉक्सेस कौन है? वाई। और एक्स कौन है? टाइप ए का बॉक्सेस है, टाइप ए का बॉक्स है। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 एक्स और ये 100 वाई इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये वैल्यू दी हुई है, ये 150 और 100 एंड 10,000, तो इसमें से हम क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे नहीं, हम 50 से इसको डिवाइड मार देंगे, 50 से 50 से। तो 50 इसमें से कॉमन लेंगे, तो 150 डिवाइड बाय 50, तो कितना आ जाएगा? 150 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 50 आएगा। मतलब 3 आएगा, देखो 3 आ गया। 100 को 50 से मारोगे तो 2 आएगा। 10,000 को 50 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो हमको एक छोटा सा एक इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ पे लिखा बी डिवाइडेड बाय 50। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था? एक इक्वेशन मिल गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ही तो निकालना होता है, इक्वेशन मिला, काम 25। आफ्टर लोडिंग 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, यानी कि अभी x इंटू 260 प्लस, तो और भी खाली स्पेस है 40 बॉक्स डालने का बी वाला, तो टाइप बी मतलब y इज इक्वल टू, तब जाके 10,000 टन यहाँ पे होता है। तो मतलब कि 260 बॉक्सेस ऑफ x और उसमें भी 40 बॉक्सेस और डालोगे तो जाके 10,000 किलोग्राम, यानी कि जो हमारा ट्रक का वजन है 10,000 किलोग्राम, यानी 10 टन, एक टन में 1,000 होता है। तो 10,000 किलोग्राम मतलब 10 टन, यानी 10 टन में 10,000 किलोग्राम होता है। तो 10,000 हमारे यहाँ पे किलोग्राम आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, 20 से। तो 260 को अगर 20 से डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13x, 40 को 20 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 10,000 को 20 से डिवाइड मारोगे तो 500 आएगा। अब देखो हमको ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया।
इन दोनों इक्वेशन में देखो क्या करेंगे, यहाँ भी 2y यहाँ भी 2y, तो दोनों 2y को काटने के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो माइनस करेंगे, ये भी प्लस का माइनस बनेगा, यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस बनेगा, तो ये 13 और 3 हमारा माइनस करोगे 10x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस 2y और ये माइनस 2y माना जाएगा। ये प्लस हम फिर नहीं मानते, एक्सरसाइज 1.1 में यही तो आपको सिखाया है मैंने, ठीक है। तो इस बात को हमेशा एकदम समझ के रखो अच्छे से। तो ये 2y यहाँ पे कैंसिल, और 500 में से 200 जाएगा, 300 बचेगा। x इजिकल टू 300/10, x की वैल्यू आई 30, यानी जो टाइप ए का वजन है वो 30 किलोग्राम है। अब बी का पक्का इससे ज्यादा रहेगा, देख लेना चाहे जो भी हो जाए। अब देखो x की वैल्यू मिल गई हमको, x की वैल्यू मिल गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो फटाफट। तो मान लो मैंने ये इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 30 डाली, देखो x की वैल्यू 30 डाली, 2y 200 आ गया, 30 × 3 90 होता है, ये 2y है और ये 200 है। अब 2y को वैसे ही रखो, 200 - 90 करेंगे, 200 - 90 करेंगे तो 200 - 90 हमारा 110 हो जाएगा, तो 2y = 110, y = 2 को नीचे लेके आएंगे तो 110/2 डिवाइड मारेंगे 55। देखो टाइप बी, y मतलब टाइप बी था ना, y मतलब टाइप बी था, तो टाइप बी वाले बॉक्स का वजन 55 आएगा, यानी एक टाइप ए का बॉक्स 30 किलोग्राम का, एक टाइप बी 55 ग्राम का। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे ये आंसर लास्ट में आपको लिख देना, इससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब जाके हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान देना। अब हम आज के अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के हम इस अपने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 डन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हूं, पहले मैंने लेक्चर 0 करवाया था, फिर लेक्चर 5 ये पूरे के पूरे हो जाएंगे। एक लेक्चर में एक पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज करवा के दिया हूं, मतलब तुमको भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा आने का, एग्जाम के टाइम पे भी आपको आसान पड़ेगा, फटाफट एक बार में देख के निकल जाओगे, 5 घंटे में एक चैप्टर खत्म। ठीक है, मस्त अच्छे से रिवीजन फटाफट, फिर तो स्पीड बढ़ा के भी देखोगे, फिर तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप तो महान आदमी हो। महान आदमी हो, महान। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आउट ऑफ 900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है किसी चीज का, विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड बाय सम एरोप्लेन। मतलब पहले बस में जा रहा था, फिर भाड़ा नहीं था बेचारे के पास तो उतार दिया, फिर बाद में इसको गुस्सा आया तो बोलता है मैं एरोप्लेन से जाऊंगा। तो 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, तो यहां से विशाल कुछ दूर तक बस से जाता है और फिर कुछ दूर तक एरोप्लेन से जाता है और पूरे डिस्टेंस को कवर करता है। बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर बस चलती है, और जो हमारा एरोप्लेन है उसकी एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 700 किलोमीटर हमारी एरोप्लेन चलती है। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, 5 घंटे टोटल विशाल को लगते हैं इस 1900 किलोमीटर को कवर करने में। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान समझ लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि मान लो यहां से देखो, समझो अच्छे से, यहां से विशाल ने चलना चालू किया और यहां तक आया, और टोटल डिस्टेंस यहां का 1900 किलोमीटर है। अब विशाल यहां से इस दूरी तक बस से आया है और इस दूरी तक एरोप्लेन से आया है। समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं? बस कितने की स्पीड से चलती है? 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हमारे विशाल को टोटल यहां से लेकर के यहां तक जाने में 5 घंटे लग गए। कितने घंटे? टोटल 5 घंटे 1900 किलोमीटर कवर करने में, चाहे वो किसी से भी जाए, मतलब बस से गया और एरोप्लेन दोनों से गया, तो टोटल उसे 5 घंटे लगे कवर करने में। तो बताओ कि बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से वो कितना दूर तक बस से आया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। टोटल तो 1900 है, तो कितना बस से कवर किया है ये बताओ। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं। क्वेश्चन समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन क्या है, बस इतना आसान क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं। लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज x किलोमीटर। मान लो कि अब हमको एरोप्लेन से भी देखो, उसने क्वेश्चन में भले उसने सिर्फ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बोला है, बट हमको ना एरोप्लेन का भी निकालना ही पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि बिना एरोप्लेन के हम बस का निकाल नहीं सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो मान लो कि लेट दी विशाल, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा गेम खेल गया। हाँ हमको, अरे आप ही बताओ ना यार, ये एरोप्लेन का बिना निकाले टोटल तो ठीक है 1900 है, बट अगर हमें पता रहेगा कि एरोप्लेन से कितना कवर किया तो 1900 में से एरोप्लेन वाले को माइनस कर देंगे तो इतना मिल जाएगा ना। समझा अच्छे से? तो मतलब एरोप्लेन का निकालना ही पड़ेगा। वो बहुत दिमाग खेल गया ये बंदे ने, क्वेश्चन ने, हमको दोनों निकालना पड़ेगा। लेट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल, लेट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। ठीक है, विशाल ने बस से मान लो x किलोमीटर चला, पता नहीं तो ये x किलोमीटर चला मान लो, और बाय एरोप्लेन इसने y किलोमीटर चला, मतलब x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 1900 किलोमीटर में से विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ दूरी बस से तय की उसने, और कुछ बाय एरोप्लेन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1900 किलोमीटर। यानी कि देखो, मान लो अगर मैं मान लूं कि बस से वो x किलोमीटर चला और एरोप्लेन से y किलोमीटर चला, और विशाल हमारा कुछ दूर तक x से गया है यानी बस से, और कुछ दूरी एरोप्लेन से, मतलब कि टोटल x और y डिस्टेंस 1900 किलोमीटर आएगा ना, क्योंकि कुछ दूरी बस से कुछ दूरी एरोप्लेन से, कवर तो टोटल 1900 किलोमीटर ही करेगा 5 घंटे में। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल गया, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब वी ऑल नो दैट कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि एग्जैक्टली ये इस फॉर्मूले से आया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वाले से आया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड नीचे कर दो, हमको टाइम फाइंड करना है, मतलब टाइम से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, हम टाइम का रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को जो बंदा समझेगा बहुत दिमाग वाला है। 5 आवर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे। चलो, तो हम टाइम के थ्रू इक्वेशन बनाएंगे, हमेशा तुम भी यही करने का, टाइम। हम स्पीड का भी इक्वेशन बना सकते हैं, मैं ये बोल के आ रहा हूँ, आपको अभी समझेगा क्या बोल रहा हूँ। देखो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम क्या करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर। अब ध्यान समझना जरा अच्छे से, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर। अब हमने मान लिया है कि बस से उसने x किलोमीटर चला, यानी उसने डिस्टेंस कितना x हो गया। अब स्पीड कितनी है उसकी? 1 घंटे में 60 चलता है, तो x अपॉन 60 यानी x अपॉन 60, और यहाँ पे हमारा क्या है? टाइम आ जाएगा, यानी कि x अपॉन 60 पुट किया तो टाइम ही मिलेगा ना। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर बाय बस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन 60। स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। इस कितने की स्पीड चलता है? बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, तो स्पीड कितना है? 60 है, और बस ने कितना चला? x। हमको पता नहीं है बस से कितना चला, वही तो आंसर निकालना है, तो हमको मालूम नहीं, तो हमने क्या किया? x मान लिया है, तो x अपॉन 60 हमारे का आंसर आ गया। ठीक है, और टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगा, मतलब बस से चलने पे कितना टाइम लगा, बस से चलने पे जो भी है x अपॉन 60 टाइम लगा हमको। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसने बोला है कि 1900 किलोमीटर चलने के लिए 5 घंटे टोटल लगते हैं। तो एक रिलेशन तो हमारा डिस्टेंस का होगा कि x डिस्टेंस बस से, y डिस्टेंस एरोप्लेन से, तो टोटल 1900 किलोमीटर चला। अब हम अगर टाइम भी निकाल लें तो हमको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 5 टाइम भी देके रखा है उसने। तो एक इक्वेशन डिस्टेंस का, दूसरा इक्वेशन टाइम का, मतलब 5 घंटे 1900 किलोमीटर चलने में लगता है। तो पहला इक्वेशन हमारा x और y का हो जाएगा 1900 किलोमीटर वाला, और दूसरा इक्वेशन टाइम का निकालेंगे। टोटल 5 घंटे बस से चलने में कितना टाइम लगा और एरोप्लेन से चलने में कितना टाइम लगा, दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, टोटल 5 घंटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर इज x अपॉन 60। ठीक है, तो ये हमको बस से चलने में x अपॉन 60 टाइम लगा। एरोप्लेन से चलने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस है y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है एरोप्लेन की? 700 घंटे है, तो y अपॉन 70 ये हमारा टाइम हो गया एरोप्लेन से जाने का। मतलब कि एरोप्लेन से चलने में y अपॉन 700 टाइम लगता है। ये टाइम है, ये टाइम है, क्योंकि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, तो एरोप्लेन से चलने में ये टाइम है। और ये क्या है? x अपॉन 60, ये बस से चलने का टाइम है। ठीक है, तो टोटल 1900 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है? 5 घंटे। तो बस से कवर किया इतना टाइम लगा, और एरोप्लेन से कवर किया तो इतना टाइम लगा, तो टोटल बस से और एरोप्लेन से दोनों में चलने में टोटल कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। तो यहाँ पे देखो, बस से चलने में और एरोप्लेन से चलने में दोनों का टाइम ऐड करोगे, टोटल कितना लगेगा? 5 घंटे दोनों को लगेंगे। क्या लगेंगे? दोनों को 5 घंटे लगेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ये बस से चलने वाला टाइम है, ये हमारे एरोप्लेन से जाने वाला टाइम है,
और पहुंचना तो 1900 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस करनी है। 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर हमें टोटल कवर करना है। तो बस से और एरोप्लेन से दोनों से जब हम जाएंगे तो हमें टोटल 5 घंटे लगता है, ये गिवन है। तो हमको जब टोटल यहां से यहां तक कर, देखो क्या क्वेश्चन है समझो अच्छे से। हमने मान लिया है कि ये x है और ये y है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो हमने कुछ दूरी x की चली और कुछ दूरी y की चली। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 60 होता है, तो ये हमारा स्पीड टाइम हो जाएगा ना, टाइम बाय बस, और ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम बाय एरोप्लेन, कितना है y अपॉन 700। तो इन दोनों का टाइम मिल गया ना, यानी कि बस से जाने का टाइम इतना है, बस से जाने का टाइम इतना है और एरोप्लेन से जाने का टाइम इतना है, और टोटल यहां से यहां तक आने में विशाल को 5 घंटे लगते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 5 घंटे आ जाएगा ना, समझा अच्छे से। तो ये हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया टाइम के साथ, और पहला इक्वेशन डिस्टेंस के साथ बनाया था। डिस्टेंस के साथ कैसे, अब यहां से यहां तक आने में x डिस्टेंस लगता है और यहां से यहां जाने में y डिस्टेंस लगता है, तो x और y को हमको टोटल कितना है 1900 किलोमीटर होगा। तो हमने यहां से ये इक्वेशन बना लिया। अब हमको दोनों इक्वेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ना ये कितना अच्छा दिख रहा है और ये कितना खतरनाक दिख रहा है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को भी साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको इससे तो 700x, फिर इसको इससे तो 60y, फिर इन दोनों को इन दोनों से तो 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करो, 706 और 60y है यहाँ पे, तो इसको नीचे वाले को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे आ गया 760y है, तो इसको 76y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 7 छंग 42 और 42 इंटू 5 21। तो यहाँ पे कुछ इतना मल्टीप्लाई मारो ना, अभी इतना तो खुद से कर लो ना यार, इतना मेरे से करवाओगे। इसको टोटल सॉल्व करो, इतना आएगा। और 70x इंटू 6y आपके सामने दिया है, और हमने इसमें 10 से डिवाइड भी कर दिया चारों तरफ। हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, पूरा 10 से डिवाइड मार दिया। पूरी वैल्यू में ही हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया है। तो जब हम इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 700 का 70 बन जाएगा, 60 का 6 बन जाएगा। इसमें भी हमारा 6 तो 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21। देखो आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से ये, ठीक है। देखो 700 डिवाइडेड बाई 10 x प्लस 60y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700 बाई 10। अब देखो क्या करोगे, ये कैंसिल तो क्या आएगा 70x प्लस ये कैंसिल तो 6y। अब इसमें से इसको काट दो तो ये 5 इंटू 6 हो जाएगा और इंटू 700। आगे सॉल्व करो, 6 पंचे 30 होता है और इंटू 700, 7 3 जा 21 और 3 0 तो 21,000। 70x प्लस 6y, यहाँ पे वही तो लिखा है 70x प्लस 6y इक्वल 21,000। मिला ना हमको दूसरा इक्वेशन, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, आसान क्वेश्चन। अब देखो तो ये पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ये देखो हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हमको क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक इक्वेशन ये है और हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे y के जगह में यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है, तो ऐसा वहां भी सेम सेम बनाना पड़ेगा ना, यहाँ भी हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x इंटू 6 करेंगे तो 6y बनेगा और ये 1900 आ जाएगा। तब जाके यहाँ भी ये भी 6y बनेगा। और दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे ये 6y, यहाँ पे 6y आएगा, ठीक है, और ये भी 6y आएगा, ठीक है। तब जाके अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको दोनों का आंसर मिलेगा। देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, देखो पहला इक्वेशन हमारा और ये देखो हमारा दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये 1900 भी पूरा, ये 1900 पूरा 6 से मल्टीप्लाई होता है कभी भी। अब माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस बनेगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। माइनस करने में पूरी वैल्यू बदल जाती है। अब 6y कैंसिल, 70x माइनस 6 करोगे 64x, 21,000 माइनस 1,100 मतलब 11,400, 11,000 इंटू 400, इसको माइनस करोगे तो 9,600 आएगा। अब x इक्वल टू 9600/64, इसको काटोगे तो 150 मिलेगा। अब तुम खुद से काट लेना इतना। x इक्वल टू 150 आ गया। अब x की वैल्यू 150 मिल गई ना, तो हमको बस वही तो फाइंड ही करना था। हमको कौन सा एरोप्लेन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। चलो कुछ अच्छा हुआ, y की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि y तो एरोप्लेन का है ना। एग्जाम में अगर एरोप्लेन का भी पूछेगा ना तो जाके y की वैल्यू निकालना, वरना मत निकालना। तो सिर्फ x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी है 150, तो सिर्फ 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900, इतना गए हैं हम, ठीक है। यानी कि बस से हम 150 किलोमीटर गए हैं। यानी कि अगर एरोप्लेन के निकालने बोलता तो 1900 माइनस y मतलब कितना आएगा 150। इसको फटाफट सॉल्व करोगे तो 1750 आ जाएगा। यानी कि 1750 किलोमीटर एरोप्लेन पे गया, यानी कि एरोप्लेन पे सबसे ज्यादा कवर किया है।
और बस से सबसे कम कवर किया है। ठीक है, सिर्फ 150 किलोमीटर बस से कवर किया है, यानी कि 2 घंटे करीबन बस से चला, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बस जाती है और ट्रेवल 150 किलोमीटर ही चला, मतलब 60 दूनी 120, करीबन 2.5 घंटे 2.5 आवर इसने बस से चला, 2.5 घंटे बस से चला और बाकी के 2.5 घंटे एरोप्लेन से चला। समझा अच्छे से? इस बात को अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से समझ के रखो, ये पूरा कंडीशन एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये लास्ट में लिख देना। सो गाइज, आज हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया है और पूरा का पूरा हमने कंप्लीट खत्म कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। मिलेंगे ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर, सेकंड चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।